नमस्कार, मैं मनीष कुमार अपने YouTube चैनल मनीष एजुकेशन में फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब हम इस वीडियो में उससे आगे का क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हमारे 2023 एग्जामिनेशन के लिए, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को भी हम शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन बटन दबा लें। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में आगे कि आप इसका नोट्स कैसे प्राप्त करेंगे और किस प्रकार से आप इसे अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी आप इसकी बेहतरीन तैयारी करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिए हैं। अब आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। यानी कि दोस्तों, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से अनेक प्रकार के सामाजिक विभाजन को संभालती है। तो आंसर है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सामाजिक विभाजन को सफलतापूर्वक संभालती है। समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक विभाजन उत्पन्न होते हैं, परंतु सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिससे उनकी समस्याएं का समाधान हो पाता है। लोकतंत्र में कई संस्थाएं हैं, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जो समाज में उत्पन्न सामाजिक विभाजनों को संभालती है। यानी कि लोकतंत्र संस्थाएं सामाजिक विभाजन को इस प्रकार से संभालती है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है, समान विचारधारा वाले व्यक्ति का ऐसा समूह जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है, उसे दबाव समूह कहते हैं। यानी कि दबाव समूह के लिए सरकार का जो नीति है उसको प्रभावित करती है दबाव समूह। दबाव समूह यानी कि आप अपने गांव में ही देखते होइएगा कि अगर कुछ हुआ तो उसके खिलाफ आदमी आंदोलन चालू कर देते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, तो उन लोगों का वो समूह होता है, उसी को हम दबाव समूह कहते हैं। अगला आगे इसमें कहता है, दबाव समूह अपने उद्देश्यों को किसी प्रकार पूरा कर सत्ता में साझेदारी करती है। अगर वह अपने उद्देश्य को पूरा करती है तो वो भी सत्ता में साझेदारी करती है। इस समूह का निर्माण समान उद्देश्य के व्यक्तियों द्वारा की जाती है। यह सत्ता में साझेदारी का एक प्रमुख अंग है और सत्ता में साझेदारी का यह एक प्रमुख अंग है। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद ही कर लीजिएगा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए इस प्रकार के वीवीआई क्वेश्चन ही चूज किए हैं और वीवीआई क्वेश्चन का ही मैं वीडियो बना रहा हूं, जो आपके 2023 एग्जाम के लिए बेहतर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, नगर निगम के प्रमुख कार्यों को विस्तार से लिखें। आंसर है, राज्यों में नगरों के स्थानीय शासन के लिए 3 संस्थाएं की स्थापना की जाती है। इनमें सबसे बड़ी संस्था को नगर निगम कहते हैं। नगर निगम किसको कहते हैं? तो 3 बड़ी संस्था होती है, जिसमें सबसे बड़े को नगर निगम कहते हैं। नगर निगम में 3 लाख से अधिक जनसंख्या होती है। दोस्तों, नगर निगम में अब बात आती है कितना जनसंख्या होती है, तो 3 लाख से अधिक जनसंख्या होती है। आगे है, भारत में सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में मद्रास यानी कि चेन्नई नगर निगम की स्थापना की गई। मद्रास नगर निगम जो चेन्नई में है, सबसे पहले 1668 में उसकी स्थापना की गई। आगे है, नगर निगम नागरिकों की स्थानीय आवश्यकता एवं सुख सुविधा के लिए अनेक कार्य करती है, जो निम्नलिखित है। पहला, आवश्यक वस्तु का निर्माण, जैसे नगर निगम नगर क्षेत्र की नालियों, पेशाब खाना,
शौचालय आदि आवश्यक वस्तु का निर्माण करवाती है एवं उसका देखभाल करती है। दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आधा वीडियो देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा है स्वच्छता की जिम्मेदारी। देखते होइएगा, नगर निगम की गाड़ी आती है और कचरा को अपने गाड़ी में ले जाकर ले जाती है, तो कहता है नगर निगम को स्वच्छता की जिम्मेवारी होती है। वह नगर के सफाई के सभी क्षेत्रों को कूड़ा करकट तथा गंदगी सफाई करवाना उनका काम होता है, नगर निगम का। अगला है चिकित्सा केंद्रों का निर्माण, यानी कि हॉस्पिटल बनते हैं नगर निगम के कारण। नगर निगम का प्रमुख कार्य मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र की स्थापना करना एवं छुआछूत जैसी बीमारी पर रोक लगाने का प्रयास करना है। यानी कि हॉस्पिटल का निर्माण किसके लिए? मनुष्यों तथा जानवरों के लिए। अगला है 4 नंबर पॉइंट, शिक्षा केंद्र की स्थापना। प्रारंभिक स्तरीय सरकारी विद्यालयों, पुस्तकालयों, अजायब घर की स्थापना तथा व्यवस्था करना। अजायब घर मतलब होता है दोस्तों म्यूजियम। नए बाजारों का निर्माण, नगर निगम नए बाजार का निर्माण करती है जिससे नगरवासी आसानी से सभी वस्तु उचित मूल्य पर प्राप्त कर पाते हैं। अगला है हमारा नगर में बस चलवाना। नगर निगम नगर में बस आदि चलवाते हैं जिससे सभी लोगों को आसानी से परिवहन की सुविधा मिल पाती है। अगला है कल्याण केंद्र की स्थापना। विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम की स्थापना एवं देखभाल करना। इस प्रकार नगर निगम अपने नगर के विकास एवं उन्नति के लिए अनेक सारी कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जो अभी हम क्वेश्चन दोस्तों आंसर डील किया है, यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था और यह VVI क्वेश्चन है, आप इसे याद कर ही ले। चलिए वीडियो में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का वर्णन करें। आंसर, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वर्तमान समय में भारत में भी लोकतंत्र की चुनौतियां विकट रूप से विद्यमान हैं। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां का वर्णन निम्नलिखित है। अब भारत में लोकतंत्र की चुनौती किस प्रकार है वो नीचे आपको डील किया गया पॉइंट में। पहला है लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में होने वाले अंधाधुंध चुनावी खर्च, तो इसके बारे में लिखा गया है भारतीय लोकतंत्र की यह एक प्रमुख चुनौती है। इसमें उम्मीदवारों के टिकट वितरण एवं और चुनाव की पारदर्शिता की भी सम्मिलित है। इस चुनौती में वंश और जाति, क्षेत्रीय पार्टी तथा गठबंधन की राजनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकतंत्र के लिए यह एक अभिप्राय है, यानी कि घूसखोरी का ही बात यहाँ की गई है कि भारतीय लोकतंत्र की यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि टिकट वितरण से लेकर चुनाव की पारदर्शिता यानी कि जीत घोषित तक यहाँ पर गठबंधन तथा क्षेत्रीय पार्टी जाति वंश के आधार पर लोकतंत्र से को प्रभावित करते हैं। अगला है लोकतंत्र को मजबूत करना। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती विद्यमान है। इस चुनौती को दूर करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का कार्य पद्धति में सुधारना तथा मजबूत बनाना होगा जिससे लोगों के नियंत्रण में वृद्धि हो सके। अगला पॉइंट है हमारा काला धन, ब्लैक मनी। लोकतंत्र की यह एक प्रमुख चुनौती है। काला धन गैर विधि सम्मत है दोस्तों, यहाँ विधि सम्मत तरीके से अर्जित धन है। इसका रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं होता है। जिसका आपको रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं है जिस पैसे का, उसे ही कहते हैं काला धन। अगला है आपका
आतंकवाद। आतंकवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। यह लोगों के आम जीवन को प्रभावित करती है तथा देश के विकास में अवरुद्ध उत्पन्न करती है। अवरुद्ध उत्पन्न करने का मतलब है दोस्तों कि यह देश के विकास में बाधा बनती है। इस प्रकार की अनेक सारी चुनौतियां भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौती है। वर्तमान में इस चुनौती को कम किया गया है। इसे समाप्त करने के लिए कई सारी कार्यक्रम चलाई जा रही है। जैसे कई सारी कार्यक्रम है, आप अपने टीवी न्यूज में सुनते होइएगा कि आज इन कैदियों को पकड़ा गया, इन आतंकवादियों को पकड़ा गया। अब उनके लिए भी सरकार अपनी कई सारी योजनाएं चला रही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन ही है, आप इसे जरूर याद कर ले। और यह क्वेश्चन आपको पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री चारों विषय में से किसी में हो सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों कह रहा है वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला इत्यादि। यानी कि जो एक से अधिक राष्ट्रों पर में अपना नियंत्रण रखती है, मतलब कि उसका माल, बनाए गए माल एक से अनेक देशों में बिकती है, उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। यह वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। तो आंसर है, भारत विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला राष्ट्र है। दोस्तों आपको हम फिर से बता दें कि यह क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, यह सभी क्वेश्चन आपको 2018 से 2022 तक के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, कह रहा भारत विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्म, जाति, भाषा तथा संस्कृति मानने वाले लोग निवास करते हैं। सही बात है, हम लोगों के गांव में हिंदू, मुस्लिम, अनेक प्रकार के जाति के लोग रहते हैं। वो अपना अलग धर्म मानते हैं, उनकी आबादी अलग है। भारत में अधिकतर आबादी हिंदू धर्म मानने वाले निवास करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भारत में जो है वो हिंदू रिलीजन के, यानी कि हिंदू धर्म के आदमी, हिंदू धर्म को मानने वाले अधिक व्यक्ति रहते हैं। कह रहा है भारत में जातिवाद पनपने के कारण निम्नलिखित है। पहला, भारत में जटिल जाति व्यवस्था। भारत में बहुत ही जटिल जाति व्यवस्था स्थापित है। यहाँ की यह व्यवस्था जातिवाद को प्रोत्साहित करती है। जटिल जाति व्यवस्था का मतलब है दोस्तों, आज हमारे हिंदू धर्म में ही कई प्रकार के जाति है, कई अनेक सारी जातियां हैं जो बहुत ही जटिल है। अगला है कर्म के आधार पर जाति निर्धारण। भारत में कार्यों के आधार पर जाति का निर्माण किया गया है। यहाँ का जाति व्यवस्था बहुत ही प्राचीन है। यह जातिवाद को कई प्रकार से पनपाती है, जिससे आपसी भाईचारा में विभेद उत्पन्न होती है। यह भी बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा टॉपिक है वैवाहिक संबंध। जातिगत समाज में अपने ही जाति में विवाह करने की रीति है। यह रीति सर्वोपरि तथा सर्वमान्य है। यह लोगों के स्वभाव तथा आचरण का निर्माण करती है। अगला है अलग अलग मान्यता। जातिवाद पनपने की यह प्रमुख कारण है कि सभी जाति के लोग
अपनी अलग अलग मान्यता रखते हैं, सभी का रीति रिवाज अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन में यह जाना कि भारत में जातिवाद किस प्रकार पनपते हैं, क्या कारण है। अगला है हमारा भारतीय कृषि की, दोस्तों भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। दोस्तों तो कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो कई महान विद्वान द्वारा तैयार किया गया है। भारत में विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारत में विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो कई देशों से तैयार किया गया है, जो कई देशों के माध्यमों से तैयार किया गया है, वहाँ के नियम विधि को लिया गया है। कह रहा है भारतीय लोकतंत्र की 4 विशेषता निम्नलिखित है। पहला, वयस्क मताधिकार। भारतीय लोकतंत्र के अनुसार सभी भारतीयों को वयस्क मताधिकार का अधिकार है। 18 वर्ष या उससे अधिक के नागरिक अपनी स्वेच्छापूर्वक स्वतंत्र मतदान कर सकते हैं, मतलब कि अपना स्वेच्छापूर्वक मतदान कर सकते हैं। दूसरा है संघीय शासन। संघीय शासन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो संघीय शासन व्यवस्था में शासन 2 जगहों से किया जाता है। पहला केंद्र सरकार तथा दूसरा राज्य सरकार द्वारा। यहाँ नियम भी दोनों अलग अलग बनाते हैं जिससे देश का विकास हो। अगला टॉपिक है नागरिकों के मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा भारत के लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, वो भारत के किसी क्षेत्र में रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में रहकर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकता है। दोस्तों 4 नंबर टॉपिक है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं होता है, वह निष्पक्ष तथा सत्य न्याय करती है। यानी कि जो भारत का लोकतंत्र है उस पर कोई न्याय में त्रुटि नहीं होती है, न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं होता है, वो निष्पक्ष अपना फैसला सुनाती है। दोस्तों इस प्रकार हम इस वीडियो में अपने पोल साइंस के पूछे गए, यानी कि 2018 से 2022 के परीक्षा में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को एक एक करके डील किया है। दोस्तों अब मैं अगले वीडियो में मिलूंगा आप लोगों के साथ अपने ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बटन दबा दे, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाने का मौका प्राप्त हो। दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, पर मैं आप लोगों के बीच सब्सक्राइबर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके नंबर के लिए ही वीडियो बनाता हूं, तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनती है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।